Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेट अप्रोचेस एंड एज यू ऑल नो कि हम आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी डिस्कस कर रहे थे एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट टाइप अप्रोचेस। सो आपके चैप्टर नंबर 2 में टाइप अप्रोचेस तक जितना भी कंटेंट दिया है हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देख लिए हैं और आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ऐसा ना हो कि आगे का सब कुछ समझ में आता जाए और पीछे का सब कुछ आप भूलते जाओ या आपको पता ही ना हो। सो इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स देख के आप अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। अब जो हमारा आज का ये लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे अबाउट trait approaches. So as you all know कि we are discussing about self and personality and we were discussing the concept of personality. So हमने personality के concept को जाना और हमने ये भी देखा कि अगर हम किसी की personality को understand कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस person के behavior को predict करना in any situation or in any time period is quite easy. है ना। तो अगर हम किसी की पर्सनालिटी को जानते हैं तो हम उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट टू स्टडी पर्सनालिटी और टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी देयर आर सम थ्योरीज एंड देयर आर सम अप्रोचेस दैट वी हैव टू डिस्कस। सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप अप्रोचेस। टाइप अप्रोचेस के अंदर आपको जितना भी कुछ दिया था लाइक त्रिगुण क्या होते हैं, त्रिदोष क्या होते हैं, ओके सॉरी, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शेल्डन एंड मेनी मोर। तो जितने भी टाइप अप्रोचेस दिए गए थे उनको हमने डिटेल में समझा और हमने ये देखा कंक्लूजन जो हमारा था फ्रॉम टाइप अप्रोचेस दैट वाज सच की इतने जो टाइप अप्रोचेस दिए गए हैं या जितने भी अप्रोचेस हैं पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए स्पेशली इन द टाइप अप्रोचेस, वो पर्सनालिटी एज अ होल नहीं लिए गए बल्कि पर्सनालिटी के कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स को लेके फिर हमने उसको स्टडी करने के लिए अपने अप्रोचेस दिए या अपनी मेथड्स बताई। बट सर्टेन एस्पेक्ट्स से हम पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लाइक एज अ होल नहीं समझ पाएंगे। सो देन देयर कम्स सम ऑफ द मोर थ्योरीज एंड अप्रोचेस। अब यहाँ पर जो ट्रेट अप्रोचेस हैं, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा था या मेथड्स ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को हमने डिस्कस किया था, तब हमने ये एक चीज देखी थी कि जो टाइप अप्रोच है वो पर्सनालिटी को एज अ होल समझता है, लेकिन जो ट्रेट अप्रोचेस होते हैं वो थोड़ा सा स्पेसिफिक लेवल पर पर्सनालिटी को समझने की बात करते हैं। देखो मेनली जो हमारा फोकस है दैट इज टू स्टडी पर्सनालिटी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। क्या करना है, पर्सनालिटी को स्टडी करनी है ताकि हम पर्सनालिटी को समझ सकें। और पर्सनालिटी को समझना क्यों है हमको, बिकॉज इफ वी नो द पर्सनालिटी, है ना, अगर हम पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहली चीज वी कैन प्रिडिक्ट बिहेवियर। सेकेंड थिंग, जब आप पर्सनालिटी को जानते हो तो मतलब समझ लेते हो तो आपके जो ये क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सर्टेन क्वेश्चंस दैट अराइज्ड इन दी माइंड्स ऑफ सम साइकोलॉजिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल कि नेचर एंड ओरिजिन ऑफ पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल्स में पर्सनालिटी डिफरेंसेस हमको क्यों देखने को मिलते हैं। लाइक इफ समवन बिलोंग्स फ्रॉम द सेम फैमिली एंड सिबलिंग्स आर देयर, ब्रदर एंड सिस्टर, स्टिल वी फाइंड अ काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन देयर पर्सनालिटी। सो व्हाई सो? सो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस थे, हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर हियर डिस्कसिंग सम ऑफ द अप्रोचेस और थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। फ्रॉम them we can understand personality. By studying them we can understand personality. Now these theories are mainly concerned with the description or characterization of basic components of personality. अब ये जो सारी थ्योरीज हैं पर्सनालिटी को लेके, ये मेनली किस एक चीज को लेके कंसर्न है, डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उन कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कर सकें, कैरेक्टराइज कर सकें। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी अगर आपको याद हो तो, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ऑनेस्टी। इफ समवन इज ऑनेस्ट
तो ये उसका एक पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, या कंपोनेंट है। अब वो कितना ज्यादा ऑनेस्ट है, डिग्री ऑफ ऑनेस्टी और उस ऑनेस्टी को डिस्क्राइब करना, ये मेजर चीजें हैं जो इन थ्योरीज इन अप्रोचेस के बाद में हम पर्सनालिटी को लेके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ट्राई टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। इसी के साथ साथ में ये जो थ्योरीज हैं, ये जो अप्रोचेस हैं, ये एक तरह से पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि वो पर्सनालिटी को डिस्कवर कर सकें। देखो, देयर वाज अ गेम, आपने भी शायद उसको कभी खेला होगा, जिसमें ब्लॉक्स बोलते हैं शायद उसको, है ना, मतलब मैंने खेला नहीं है बट आई हैव हर्ड अबाउट इट, और मैंने देखा है कि कैसे उसको खेला जाता है। सो उसमें क्या करते हैं आप, जो वुडन ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उसको पूरा ऐसे कंबाइन करके और एक स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर लेते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं वुडन, आप उन सभी को कंबाइन करते हो, है ना, और कंबाइन करके एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। या एक एग्जांपल हम पजल्स का भी ले सकते हैं। पजल्स खेलते थे ना हम लोग बचपन में, तो वो पजल्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो अगेन एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम वे में यहां पर ये थ्योरीज, ये अप्रोचेस क्या कर रहे हैं, पर्सनालिटी के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। वो स्ट्रक्चर किसका है, पर्सनालिटी का, ठीक है। पर्सनालिटी के कंपोनेंट जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, लॉयल्टी, लेजीनेस, डिजीनेस, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सब कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो इनमें से कुछ कुछ चीजों को लो और एक स्ट्रक्चर रेडी करो, और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। फाइन, ये सब आपको समझ में आएगा अभी धीरे धीरे। अभी आप बस इतना जानो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं पर्सनालिटी। फाइन, सो ह्यूमन बीइंग्स डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, yet it is possible to club them into a smaller number of personality traits। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वाइड वेरिएशंस देखने को मिलती है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, स्टिल ये चीज पॉसिबल है कि हम कुछ कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को कंबाइन करें और उसको जो है एक स्ट्रक्चर उसके थ्रू हम फॉर्म कर पाए। जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर की बात बता रही थी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप और आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में ढेर सारे वेरिएशंस होंगे। जो चीज आपको पसंद होगी शायद उसको नहीं होगी, या जो काम आप करते होगे वो शायद वो नहीं करता होगा, मे बी, मतलब फॉर एग्जांपल अब मान लो आप इस तरफ हो, आपका फ्रेंड इस तरफ है, सो लॉयल, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, लेजीनेस, ये वो सारी चीजें आप लोगों के अंदर है। अब इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, हर एक इंडिविजुअल में होती है, चाहे आप हो चाहे कोई भी पर्सन हो, तो सब में वेरिएशंस होती हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर नंबर 1। बट स्टिल ये पॉसिबल है कि हम कुछ कुछ चीजों को लेके एक पर्सनालिटी का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, एंड दिस वी विल स्टडी इन आवर ट्रेट अप्रोचेस। ये जो ट्रेट अप्रोचेस हैं, दीज आर वेरी सिमिलर टू आवर कॉमन एक्सपीरियंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में हम जिन भी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, कॉमन एक्सपीरियंसेस जो सबके साथ में चीजें होती हैं, आप उसको बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे ट्रेट अप्रोचेस के साथ में। तो ये जो ट्रेट अप्रोचेस हैं ये बहुत ज्यादा सिमिलर हैं हमारे एवरीडे लाइफ के कॉमन एक्सपीरियंसेस को लेके। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हम जब ट्रेट अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे तो आप इसे अपने मतलब रियल लाइफ, एवरीडे लाइफ के साथ में रिलेट भी कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप ट्रेट अप्रोचेस के थ्रू पर्सनालिटी के और भी एस्पेक्ट्स को इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर, इन अ वेरी पर्टिकुलर मैनर समझ पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, when we come to know that a person is sociable, we assume that she or he will not only be cooperative, friendly and helping, but also engage in behaviors that involve other social components। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेट अप्रोचेस में ऐसे जब हम इसको स्टडी करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप अपने एवरीडे लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हो उसके साथ में सिमिलर होंगी। जैसे जब भी हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन बहुत ही सोशेबल है, सोशेबल का मतलब क्या कि वो सोसाइटी में लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है, बातें कर रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस है, और साथ ही साथ में इंटरेक्ट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तब हमको ये चीज़, जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आए और वो घबराए नहीं, शर्माए नहीं, और आप सबके साथ में बिल्कुल खुल के बात करें, तो आप देखो अरे वाह यार, ये तो सबके साथ में बात करता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा, बहुत ही फ्रेंडली होगा, और साथ ही साथ में हेल्पफुल नेचर भी होगा, तो कभी कभी हमारे काम भी तो आ ही जाएगा। एक जनरल मन में हमारी ये चीज़ लगती है ना, कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोशेबल है, मतलब कि ये कोऑपरेटिव भी होगा, फ्रेंडली भी होगा, हेल्पिंग भी होगा, और साथ ही साथ में दूसरे जो सोशल कंपोनेंट्स मतलब चीज़ें होती हैं उन बिहेवियर्स में हमारे साथ में इंगेज भी होगा। Thus, trait approach attempts to identify primary characteristics of people।
तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पर? इतना कुछ जो आप सुन रहे थे कहानी अभी तक जो आप समझ रहे थे, उससे एक चीज हमको पता चली है कि जो ट्रेट अप्रोच होते हैं ये पीपल के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी क्या चीज होती है? चलो कैरेक्टरिस्टिक्स तो छोड़ो, प्राइमरी का मतलब क्या होता है ना? प्राइमरी वर्ड सुना है ना हम सभी ने। प्राइमरी मीन्स जो चीज आपको एट फर्स्ट ग्लैंस देखने को मिल रही है, या जैसे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर आपने किसी पर्सन को देखा और आपको उसके मतलब जब आपने उसको देखा या आप उसको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, सो यू जस्ट केम टू नो अबाउट कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सोशेबल है। सोशेबल इन द सेंस कि लोगों के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर लेता है, सबके साथ में बात कर पाता है, घबराता नहीं है और बहुत ही एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ है। तो हमने एक तरीके का उसको लेके जजमेंट बना लेते हैं कि ये सोशेबल है तो मतलब ये कोऑपरेटिव भी होगा, फ्रेंडली भी होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। दैट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल दैट वी आइडेंटिफाई अंडर ट्रेट अप्रोचेस। तो जब हम ट्रेट अप्रोचेस के थ्रू पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं तो हम लोगों के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? इसको नोट कर लो, ठीक है? इस एक पॉइंट को नोट करो कि ट्रेट अप्रोचेस अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। अपन लिख लेते हैं इसको, ठीक है? शॉर्ट नोट्स में अपने इसको इंक्लूड करेंगे कि ट्रेट अप्रोचेस क्या करते हैं, ठीक है? सो ट्रेट अप्रोचेस attempts to identify, okay, trait approaches attempts to identify primary characteristics of people, okay, primary characteristics of people। इसको आपको नोट करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। ये सारी चीजें लास्ट में हम क्लब करके इस पूरे टॉपिक को जो है कंबाइन करके फिर पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसीलिए ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है इसको आप नोट करके रखो अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? सो ट्रेट अप्रोचेस जो है वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। A trait is considered as a relatively enduring attribute or quality on which one individual differs from another। सबसे पहली चीज तो ये कि ट्रेट होता क्या है ना? हम ट्रेट अप्रोचेस बार बार बात कर रहे हैं। जैसे टाइप अप्रोचेस में तो हमने ये देखा था कि हमने डिफरेंट टाइप्स बना दिए और फिर हम उसमें लोगों को डाल देते कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो ये टाइप इसमें आएगा, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो ये इस टाइप में आएगा। बट वॉट इज ट्रेट? ट्रेट में देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम टाइप अप्रोचेस पढ़ते थे तो हमने पहले ही एक कैटेगरी बना के रखी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ABCD कैटेगरी की बात करें कि ये कैटेगरी A है, ये B है, ये C है और ये D है। कोई पर्सन ऑनेस्ट है, अच्छा ये ऑनेस्ट है, ये A कैटेगरी में आएगा। कोई पर्सन लेजी, अच्छा ये लेजी है, ये B कैटेगरी में आएगा, ठीक है? कोई पर्सन को बहुत स्ट्रेस है और वो हमेशा चीजों में पैनिक करता है, हमेशा नेगेटिव सोचता, अच्छा ये D में आएगा। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ये हम टाइप अप्रोचेस में करते थे। यहां पर हम क्या एक चीज कर रहे हैं, ट्रेट का मतलब क्या होता है उसको समझो। ट्रेट एक रिलेटिवली एंड्योरिंग एट्रीब्यूट है या क्वालिटी है। चलो एट्रीब्यूट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वालिटी पर चलते हैं कि ये एक क्वालिटी है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करता है, ठीक है? आप मुझसे किस तरह से डिफरेंट हो ये हमारे ट्रेट्स के थ्रू भी हम डिटरमाइन कर पाते हैं। They include a range of possible behaviors that are activated according to the demands of the situation। कोई सिचुएशन में, ठीक है, सिचुएशन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बिहेव कर पा रहे होते हैं तो वो सारी चीजें हमारे ट्रेट्स के अंदर आती हैं। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग या लिटरल मीनिंग पर जाएं तो ट्रेट का मतलब एक तरीके से स्वभाव होता है ना, कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज जो हैं जो आपको किसी दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाती है वो आपका ट्रेट है, वो आपकी क्वालिटी है, ठीक है? इसको थोड़ा और जो है मतलब समराइज करें, इसको थोड़ा सा और समझते हैं, है ना? देखो, ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। अगर आपकी कोई क्वालिटी है, देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रही, मैं आपकी क्वालिटी की बात कर रही हूँ। टाइप में हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते थे, ये एक डिफरेंस भी याद रखते चलना अपने माइंड में, ठीक है? देखो मैं नोट ही करवा देती हूँ सबको, ओके? अगर हम यहाँ पर टाइप को ले लें और अगर हम यहाँ पर ट्रेट को ले लें,
ठीक है, तो पहली चीज तो ये डिफरेंस है कि टाइप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल की बात करता था कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, चलो इसको इस कैटेगरी में डाल दो, है ना। लेकिन ट्रेट अप्रोच किसकी बात कर रहा है? क्वालिटी, ठीक है। ट्रेट अप्रोच किसकी बात कर रहा है? क्वालिटी की। हम ये बोलते थे कि जो टाइप अप्रोचेस में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं उनमें डिफरेंट डिग्री होती है, लाइक ऑनेस्टी किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, और ये टाइम के साथ में चेंज भी हो जाती है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। सिचुएशन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट वी हैव टू रिमेंबर, है ना। तो हमने इसमें क्या कहा था कि मॉडिफिकेशंस आर पॉसिबल, ओके फाइन, बट ट्रेट क्या बोलता है कि आर ट्रेट्स आर स्टेबल इन नेचर। स्टेबल इन नेचर का मतलब ये है कि ये टाइम के साथ में उतना चेंज नहीं होते। हाँ, कोई सीवियर सिचुएशन है तो वो चेंजेस आएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उतना ज्यादा चेंज नहीं होते जितना हमको टाइप में देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, वही जो मैंने आपसे कहा कि कम ज्यादा नहीं होंगे। Their strengths and combinations vary across individuals, leading to individual differences in personality. उनके जो स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन होगा, मतलब हमारी जो क्वालिटी है ना, अब वो क्वालिटी कितनी क्या बोलेंगे उसको, उसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इन द सेंस कि वो कितनी स्ट्रांग है, ये इंडिविजुअल्स में वरी करता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। आपकी कोई क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेन करके रखते हो, उसमें बहुत जनरली चेंजेस नहीं आते हैं, और वो कितनी ज़्यादा आपके अंदर कितना स्टेबल तरीके से है, और दूसरी चीज़ें आपकी जितनी और अदर मतलब स्किल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ में कंबाइन कर पाती है, वो चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा एक जनरल आइडिया लग रहा है? सो ट्रेट मीन्स क्वालिटी, इसे अपने नोट्स में कहीं पर एक बॉक्स बनाकर लिख लो, ठीक है। देखो जैसे ये नोट्स चल रहा है ना, इसी में एक साइड में बॉक्स बनाओ, ठीक है, और यहां पे लिखो ट्रेट मीन्स क्वालिटी। ये जो मैं नोट्स आपको बनवाती हूँ ना, आपको ये नोट्स की वैल्यू, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स का तो मैं कहूँगी कि उन्हें पता होगी, आपको इनकी वैल्यू एग्जाम टाइम में पता चलेगी, ठीक है। अभी आपको शायद बहुत बोरिंग लगता होगा कि हम क्यों नोट्स लिखें, हम अपनी क्लास में लिख लेंगे, हम अपना आराम से पढ़ लेंगे, जब पढ़ेंगे तब बना लेंगे नोट्स। आप बहुत सी चीज़ें हैं जो स्किप कर जाओगे, भूल जाओगे, क्योंकि ये हमारी मेमोरी का नेचर ही होता है, टेंडेंसी होती है, हम इतने ही याद रख पाते हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को भूल जाओगे, लेकिन अगर अभी पढ़ के समझ के आपने लिख लिया, वो चीज़ आपको एज कंपेयर टू द वन जिसने ना नोट किया है, ना उतना ध्यान दिया है, आपको ज़्यादा याद रहेंगी, आपकी मेमोरी में रहेंगी, और साथ ही साथ में जब आप इन्हें दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपको सब कुछ अपने आप याद आता जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कि अब मुझे इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि आपने अभी ही उतने अच्छे से समझ लिया और आपने नोट्स भी बना लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो आपको तुरंत उसके रिजल्ट नहीं मिलते, बट लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, ये नोट्स वही होते हैं। Fine. Okay. So a number of psychologists have used traits to formulate their theories of personality, and we will discuss some of the important theories. तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्रेट्स को यूज किया पर्सनालिटी की थ्योरीज देने में, मतलब उन्होंने पर्सनालिटी को लेकर डिफरेंट थ्योरीज दी, और उन थ्योरीज में उन्होंने ट्रेट्स को यूज करके जो है पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है। आपको ट्रेट समझ में आ गया कि ट्रेट क्या है? ट्रेट मतलब वो क्वालिटी आपकी जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। फाइन, ये ट्रेट होते हैं। इन्हीं ट्रेट्स को यूज करके, ठीक है, और ट्रेट्स प्राइमरी आइडेंटिटी, मतलब जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपल के, उन्हें आइडेंटिफाई करता है। ये दो चीजों को याद रखना, ठीक है। अब इसके साथ में हम ये देखेंगे कि इन ट्रेट्स को यूज करके डिफरेंट थ्योरिस्ट ने कैसे पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया है, या कैसे पर्सनालिटी की थ्योरीज फॉर्मुलेट की हैं।
यहां तक क्लियर है या इतने में कोई डाउट आ रहा है, या कोई चीज ऐसी है कि अभी थोड़ा सा एकदम से समझ में नहीं आया था? वैसे तो देखो अभी आप धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो अगर अभी कोई डाउट है भी तो उसको साइड में लिख लो अपने नोट्स पे। अगर वो लास्ट तक भी क्लियर नहीं होता है तो फिर आप मुझसे डाउट उसको पूछोगे, ठीक है? आप जो भी चीज आपको लगती है कि, और अगर ऐसा कुछ है कि ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? मैं हमेशा डाउट्स आपके आंसर करने के लिए अवेलेबल हूं, तो आपको मुझसे डाउट्स पूछने हैं। लेकिन अभी तक आई होप सो कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो चीज आपको क्लियर है। फाइन, नाउ वी विल मूव टू आवर थ्योरीज, और एक एक करके ये थ्योरीज को हम देखेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी नंबर 1 वी हैव इज एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। लिखेंगे इसको, ठीक है? इसके पॉइंट्स को भी नोट डाउन हम करेंगे। तो अपने जो नोट्स आप बना रहे हैं उसी में just draw a box, write in it Allport's theory of personality, ठीक है? that we know, और इनका पूरा नाम क्या है? गॉर्डन एल्पोर्ट। क्लियर? ये भी लिखेंगे क्योंकि कभी कभी ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं, बट वी हैव टू राइट इट, ठीक है? गॉर्डन एल्पोर्ट इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच। अब मान लो ऐसा एमसीक्यू आ जाए, हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच, सो यू मस्ट नो इट इज गॉर्डन एल्पोर्ट, ठीक है? इसको लिख लो, पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच, यहीं पर ही लिख लो, ही इज दी पाय। देखो यहाँ पे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते चलेंगे और कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। सो ही इज द पायनियर ऑफ trait approach. Now look, he proposed that individuals possess a number of traits which are dynamic in nature. Dynamic in nature का मतलब क्या? जो बदलते रहते हैं, ठीक है? पहले थ्योरी को सुनना। उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डायनेमिक है नेचर में, जो कि टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं। They determine behavior in such a manner that an individual approaches different situations with similar plan. लेकिन वो बिहेवियर को ऐसे डिटरमाइन करते हैं दैट कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस में सिमिलर प्लान्स रख रहा है। देखो बोला अलग है उनने, बट इस एक चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जो एल्पोर्ट ने बताई है। एल्पोर्ट ये कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसके सामने डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लाइक दिस इज सिचुएशन ए, दिस इज सिचुएशन बी, दिस इज सिचुएशन सी। डिफरेंट सिचुएशंस में चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी अच्छी हो, उसकी एक क्वालिटी है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज लॉयल्टी, ठीक है? इट इज लॉयल्टी। ये एक जो क्वालिटी, ये एक जो ट्रेट है उसका, किसी भी सिचुएशन में वो इसको नहीं चेंज करता। इस तरह से हम स्टडी करेंगे पर्सनालिटीज को, और इस तरह से हम बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे। फाइन, so further he says the trait integrate stimuli and response which otherwise look dissimilar. जो traits हैं वो इंटीग्रेट करेंगे स्टिमुलस को और रिस्पॉन्स को, जो कि ऐसे तो डिसिमिलर लगेंगे। Allport argued that the words people use to describe themselves and others provide a basis for understanding human personality. तो वो ये बोलते हैं, देखो एक उन्होंने बात करी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, एक उन्होंने बात करी डिस्क्राइब करने की। मैं ये तीनों चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एल्पोर्ट बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? मैंने आपसे कहा मेरे बारे में डिस्क्राइब करो या मेरे बारे में कुछ बातें बताओ, कहो कुछ भी, ठीक है? डिस्क्राइब मी। आप जिन वर्ड्स को यूज करोगे मुझे डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, या आप जो बोलोगे मुझे डिस्क्राइब करने के लिए, that words people use to describe themselves and others provide a basis for understanding human personality. वो वर्ड्स के थ्रू हम आपकी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा थोड़ा, हाँ। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे बारे में कुछ बताओ या अपने बारे में कुछ बताओ, जिन वर्ड्स को यूज करके आप मुझे या अपने आप को डिस्क्राइब करते हो,
वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। He analyzed the words of English language to look for traits which describe a person. उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को एनालाइज किया ताकि वो देख सकें कि कौन से ट्रेट्स जो हैं दैट डिस्क्राइब अ पर्सन। ठीक है, टू लुक फॉर ट्रेट्स विच डिस्क्राइब अ पर्सन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मान लो आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया, न्यू स्टूडेंट एंट्री हुई है। ठीक है, अब वो अभी उसको 10 दिन हुए हैं और एक पर्सन आप हो, ठीक है, और एक आप ही की क्लास में से एक और कोई पर्सन है, उसका नाम क्या ले लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं राजवीर। एक आप हो और आपकी क्लास से एक और आपका फ्रेंड, मतलब आपका फ्रेंड नहीं है पर आपका क्लासमेट है राजवीर। राजवीर और आप, ठीक है, आपका नाम भी लिख ही लेती हूं मैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप करण हो, एक करण है और एक राजवीर है। ठीक है, इनकी क्लास में एक न्यू कमर आया है। ठीक है, उस न्यू कमर का नाम है फॉर एग्जाम्पल वरुण। ठीक है, अब वरुण न्यू क्लास में आया है, ना करण ना राजवीर, दोनों से अभी इसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है ना, दोनों से अभी इसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है और 10 दिन हो गए वरुण को क्लास में आए हुए। आप लोग देखते हो, ऑब्जर्व तो करते हो उसके बिहेवियर को। अब मान लो मैं साइकोलॉजिस्ट, मैं आई आप दोनों के पास, करण के पास भी राजवीर के पास भी। पहले मैंने करण को बुलाया और मैंने कहा कि ये जो वरुण नया लड़का आया है क्लास में, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसके बारे में मुझे बताओ, मतलब डिस्क्राइब करो। तो करण ने बताया कि वरुण जो है वो बहुत ही सोशेबल पर्सन है, बहुत जल्दी क्लास में उसने सबके साथ में फ्रेंडशिप कर ली और वो बहुत ही अच्छा है, मतलब नेचर वाइज जो है वो बहुत ही अच्छा है ओवरऑल। बाकी मैंने इतने दिनों में ये ऑब्जर्व किया है कि वरुण जो है वो स्टडीज में, अपने एकेडमिक में भी एक एवरेज से भी ऊपर स्टूडेंट है। और साथ ही साथ में जब कभी भी मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ है या मेरी उससे बात हुई है तो मुझे ऐसा लगा कि ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, और मतलब करण ने मुझे सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, मैंने सिर्फ 3-4 चीजें लिख दी। वही जब मैंने राजवीर से पूछा तो उसने बताया कि अरे ये वरुण, ये तो बहुत ही घमंडी है। ठीक है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता, क्योंकि उसने अभी तक राजवीर से बात नहीं करी थी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसने बोला कि वो तो बहुत ही घमंडी है, वो तो बिल्कुल कभी किसी से बात ही नहीं करता है, हमेशा अपने एक एटीट्यूड में ही रहता है और बहुत ईगोइस्टिक काइंड ऑफ है। ये 3-4 वर्ड्स पकड़ लेना जो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से राजवीर ने वरुण को डिस्क्राइब कर दिया। अब ये वरुण कैसा भी हो, लेकिन एलपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने ये जो वर्ड्स यूज करे हैं, जो आपने करे या जो राजवीर ने करे, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाएंगे। क्लियर? अभी आया थोड़ा थोड़ा समझ में कि आप जिन वर्ड्स को यूज कर रहे हो, आप जो चीजें बोल रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट। एलपोर्ट बेस्ड ऑन दिस कैटेगराइज ट्रेट्स इनटू कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। और इसी बेसिस पे एलपोर्ट ने 3 ट्रेट्स की बात करी, एक कार्डिनल, एक सेंट्रल और एक सेकेंडरी। Cardinal traits are highly generalized dispositions. They indicate the goal around which a person's entire life seems to revolve. कार्डिनल ट्रेट्स वो होते हैं, मतलब देखो पहले एलपोर्ट का समझ लो कि एलपोर्ट ने बोला क्या है। एलपोर्ट ने ये कहा है कि जो क्वालिटी होती है एक पर्सन की या जो उसके ट्रेट्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं नेचर में। पहली चीज तो उन्होंने ये कही, और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि अगर किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए या खुद को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी वर्ड्स वो पर्सन यूज कर रहा है वो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? अब इस एक चीज को समझने के लिए, इन ट्रेट्स को समझने के लिए, ये तो उन्होंने बता दिया कि ट्रेट्स के थ्रू पर्सनालिटी को कैसे समझेंगे, पर ट्रेट्स को कैसे समझना है तो उसके लिए उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेट्स उन्होंने कहा ये हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस होते हैं, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, इसको नोट करो कि एलपोर्ट ने 3 कैटेगरी बनाई है, एक कार्डिनल, एक सेंट्रल और एक सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेट्स वो होते हैं जो हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस होती हैं और ये इंडिकेट करते हैं गोल जिसके आसपास में एक पर्सन की पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें तो महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस एंड हिटलर, नाजिज्म आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्डिनल ट्रेट्स। महात्मा गांधी की
पूरी लाइफ नॉन वायलेंस से दूर कहीं भी नहीं रही। मतलब कि महात्मा गांधी ने जितने भी जिस भी तरीके से उन्होंने चेंज लाने की बात करी या जैसे भी उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए बात करी, जो भी कुछ किया, एवरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। क्या कभी भी आपने देखा कि उन्होंने कोई भी एक भी वायलेंट मीन्स को यूज किया? हिटलर पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ नाजिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये एक चीज होती है कि आपका एक मेजर गोल जो कि आपकी पूरी लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होता या जिसके आसपास ही पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। तो कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके आसपास में हमारी लाइफ पूरी की पूरी रिवॉल्व करती है। देखो, मैं एक बार वापस से आपको थोड़ा सा एल्पोर्ट क्लियर करूं। एल्पोर्ट ने यह कहा कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे पजेस अ नंबर ऑफ ट्रेट्स। बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, कभी चेंज करती हैं कभी चेंज नहीं करती हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेट्स और टाइप में डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि टाइप अप्रोचेस कहते हैं टाइम के साथ में मॉडिफिकेशन चेंजेस होते हैं, लेकिन ट्रेट बोल रहा है कि वो स्टेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम बना के रखते हैं और उनके अंदर कंसिस्टेंसी भी हमको देखने को मिलती है। हालांकि कभी टाइम के साथ में, क्योंकि सिचुएशनल चीजें होती हैं, तो आपके ट्रेट्स में जो है मतलब चेंजेस हो सकते हैं, डायनेमिक इन नेचर वो होते हैं। ये एक चीज इन्होंने कही, हमने इसको नोट किया है या नहीं किया है? लिख लो यहां पे, ट्रेट्स आर डायनेमिक इन नेचर। क्या कहा उन्होंने? ट्रेट्स आर डायनेमिक इन नेचर। अब हम जल्दी जल्दी से नोट्स बनाएंगे। फाइन, ओके। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि अलग अलग सिचुएशंस में भी हम जो है सिमिलर प्लान्स के साथ में उन चीजों को अप्रोच करते हैं। तो ट्रेट जो है वो डिटरमाइन मतलब ये जो ट्रेट्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को, और वो बिहेवियर ऐसे पता चलता है कि आप अलग अलग सिचुएशन में भी एक ही तरह से बिहेव कर रहे हो। मतलब आपका ट्रेट जो है वो स्टेबिलिटी बना के रखा हुआ है। इस एक चीज के थ्रू हम किसी के बिहेवियर को समझ पाते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी को हम समझ सकते हैं। ट्रेट्स इंटीग्रेट स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स विच अदरवाइज लुक डिसिमिलर। तो जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और उस स्टिमुलस में हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, ये दोनों चीजों के थ्रू हमको ट्रेट्स समझ में आते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि ट्रेट्स तब भी समझ में आते हैं जब हम किसी को ऐसे देखते हैं कि वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी दूसरे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो कौन से वर्ड्स को यूज कर रहा है। वो वर्ड्स के थ्रू भी हमको उस पर्सन की पर्सनालिटी या उसके ट्रेट्स पता चल जाते हैं कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर कैरी करता है, क्योंकि जो चीज आपके अंदर होगी आप उसी तरीके से बाहर के एनवायरमेंट को भी जज करोगे। फिर उन्होंने ये कहा कि ट्रेट्स को समझने के लिए, अब और डिटेल में ट्रेट्स को समझना है, तो उन्होंने कहा 3 तरह से ट्रेट्स को समझा जा सकता है। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब, ओके, वो आप कंटिन्यू मतलब उसको कर लेना कि जो भी वर्ड्स यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो हमारी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है। तो फिर उन्होंने जो है इसके 3 कैटेगरीज बना दी कि इन कैटेगरीज के थ्रू हम ट्रेट्स को समझ सकते हैं। तो पहला हो गया कार्डिनल। कार्डिनल ट्रेट क्या बोलता है कि आपकी लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं ऐसे जिसके आसपास में आपकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है, वो आपके कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस, हिटलर का नाजिज्म। सच ट्रेट्स ऑफन गेट associated with the name of the person so strongly that they derive such identities as the Gandhian or Hitlerian trait. ये ट्रेट्स इतने ज्यादा उस पर्सन के नाम से एसोसिएट हो जाते हैं कि हम उनकी आइडेंटिटी को ही वैसा जानने लग जाते हैं। जैसे गांधीयन आइडियोलॉजी, तो गांधीयन आइडियोलॉजी का मतलब क्या है कि आप कभी भी नॉन वायलेंस यूज नहीं करोगे। हिटलेरियन आइडियोलॉजी, फाइन। लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस आर कॉल्ड सेंट्रल ट्रेट्स। कार्डिनल समझ में आ गया क्या होता है आपको? वो ट्रेट्स जो हमारी लाइफ टाइम हमारे साथ में रहते हैं या हमारी लाइफ ही उनके आसपास में रिवॉल्व करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रुथफुलनेस, आपने सुना होगा ना, हरीशचंद्र कभी झूठ ही नहीं बोलते थे, तो उनको आज जाना ही इसके लिए जाता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। फाइन, सो दैट इज योर कार्डिनल ट्रेट। अब जो दूसरे होते हैं आपके, वो होते हैं सेंट्रल ट्रेट। आई होप सो कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं वो लेस परवेसिव हैं इफेक्ट में, बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस। कैसे? जैसे कि वार्म, सिंसियर, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, लेजी। ये जो ट्रेट्स होते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं इन राइटिंग अ टेस्टिमोनियल और जॉब रिकमेंडेशन फॉर अ पर्सन,
ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, है ना। मतलब मैंने इसमें आपको और नेगेटिव वाले भी बताए, पॉजिटिव वाले भी बताए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब रेज्यूमे बना रहे हो अपने, है ना, करिकुलम वाटे बना रहे हो, सीवी। अब आप उस सीवी के अंदर अपने बारे में डिस्क्राइब करोगे, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ऑलवेज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम वेरी मतलब बहुत ही जो है मैं टाइम का पाबंद रहता हूँ, डिलीजेंट पर्सन, सिंसियर, वार्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स हैं। ये भी जनरलाइज डिस्पोजिशंस हैं बट लेस परवेसिव हैं, थोड़ा सा कम है, ठीक है वही लेकिन थोड़ा सा कम है। द लीस्ट जनरलाइज्ड होते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। लीस्ट जनरलाइज्ड कौन से हो गए आपके, जो आपके सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैंगोज पसंद है, ठीक है, आपको एथनिक ड्रेसेस पसंद हैं, ओके, आपको कोई और ऐसी चीजें जो आप पसंद करते हो, या खाने की हो गई, घूमने फिरने की हो गई, आपकी अपनी पसंद नापसंद, ये चीजें बिल्कुल सेकेंडरी ट्रेट्स होती हैं। आपको समझ में आ रहा है कि क्वालिटीज को किस तरह से बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है तो उसके ट्रेट्स हमको कैसे एल्पोर्ट ने समझने के लिए बताया कि पहले कार्डिनल ट्रेट होगा, कार्डिनल ट्रेट जिसके आसपास में उसकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती होगी। जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी का कार्डिनल ट्रेट क्या हो गया, नॉन वायलेंस। अब उनका सेंट्रल ट्रेट क्या है, ठीक है, ये कार्डिनल ट्रेट था पहला जो जिनके आसपास पूरी लाइफ रिवॉल्व करी। सेंट्रल ट्रेट क्या हो गया, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही वॉज अ वेरी लॉयल पर्सन, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। ये उनके सेंट्रल ट्रेट्स हो गए। अब आ जाओ उनके सेकेंडरी ट्रेट्स पर, सॉरी ये सेंट्रल हो गए, ये आ गए अब आपके सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स मान लेते हैं, मुझे भी नहीं पता, मान लेते हैं कि उनकी पसंद थी कि उनको दाल चावल खाना बहुत पसंद था। दीज आर द सेकेंडरी ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। तो इस तरह से हम किसी के ट्रेट्स को समझ सकते हैं, और जब हम किसी पर्सन के ट्रेट्स को समझ लेंगे तो वो कब कैसा बिहेव करेगा हमको ये चीज पता होगी। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्डिनल ट्रेट, जैसे हमने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया, महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स ने जेल में तक डाल दिया, स्टिल उन्होंने अपना ये जो उनका ट्रेड था ना नॉन वायलेंस वाला, ये उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, स्टिल नहीं छोड़ा। तो ये चीज हमको शो करती है कि उनकी वो क्वालिटी है जिसे वो लाइफ टाइम कभी नहीं छोड़ेंगे। सेकेंडरी ट्रेड्स बदलते रहते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ट्रेड्स आर डायनेमिक इन नेचर। तो वो डायनेमिक कौन से, सेंट्रल और सेकेंडरी वाले भी डायनेमिक हो सकते हैं, है ना, लेकिन स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी कहां पर, आपके किसी एक चीज के अंदर जो आपका कार्डिनल ट्रेट है। अभी क्लियर हो रही है चीजें, अभी समझ में आ रहा है। While Allport acknowledged that the influence of situations on behavior, he held that the way a person reacts to a given situation depend on his or her traits. Although people sharing the same trait might express them in different ways. अब वैसे तो एल्पोर्ट ने एक्नॉलेज कर लिया था कि सिचुएशंस का बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जैसे जो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि ट्रेट्स आर डायनेमिक इन नेचर, वो कहने का रीजन ही था सिचुएशंस। ये चीज मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताई थी जब हमने कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी और बाकी चीजों को डिस्कस किया था कि सिचुएशनल चीज को हमको नहीं भूलना है। टाइप अप्रोचेस भी होंगे, ट्रेट अप्रोचेस भी होंगे, हर एक तरीके से हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, पर कोई भी चीज स्टेबल नहीं है कि यही एक तरीका है, क्योंकि हमारी क्वालिटीज, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ट्रेट्स हैं ये टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको पहले दिया हुआ है, आई होप सो आपने वो लेक्चर में देखा है। ओके, सो इसीलिए सिचुएशन वाली चीज को उन्होंने नहीं भूला एल्पोर्ट ने। उन्होंने कहा कि सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। कोई पर्सन किसी सिचुएशन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करेगा ये उसके ट्रेट्स पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है। ऑल्दो लोगों के अंदर सेम ट्रेट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं भी बहुत हार्ड वर्किंग हूं, आप भी बहुत हार्ड वर्किंग हो, पर हमारा हार्ड वर्किंग वाले ट्रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो आप अपना हार्डवर्क किसी और चीज में दिखा सकते हो, मैं यही अपना हार्डवर्क किसी और चीज में दिखा सकती हूँ। तो डिफरेंट तरीके होंगे, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में कोई एक ही पर्सन है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बाकी नहीं है। सबके अंदर होता है, किसी के अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। सारे लोग लेजी हैं ऐसा भी नहीं है, सबके अंदर ट्रेट्स होते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो।
Alport considered traits more like intervening variables that occur between stimulus situation and response of the person. Alport ने कहा कि traits वो चीजें होती हैं, that means, देखो अगली लाइन से आपको और क्लियर होगा, this means that any variation in traits would elicit a different response to the same situation. कोई सेम सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है, दोनों सेम सिचुएशन है, अलग अलग टाइम पे लेकिन दोनों सेम सिचुएशन है, हमको देखने को मिलेगा सिचुएशन या स्टिमुली आप बोलो, ठीक है, सिचुएशन बोलो या स्टिमुलस आप बोलो, हमारा रिस्पॉन्स इन दोनों सिचुएशन में जो है डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखो वो क्या बोल रहे हैं, एनी वेरिएशन इन ट्रेट वुड एलिसिट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम सिचुएशन। हमने स्टार्ट कहां से करा था, देखो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। हमने स्टार्ट ऐसे करा था कि मान लो एक ये ए सिचुएशन है, एक ये बी सिचुएशन है, एक ये सी सिचुएशन है। कोई पर्सन ऑनेस्ट है तो वो यहां भी ऑनेस्ट रहेगा, यहां भी ऑनेस्ट रहेगा, यहां भी ऑनेस्ट रहेगा, लेकिन उसकी लाइफ में किसी ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से या सिचुएशन की वजह से उसकी ट्रेट में कुछ चेंजेस आ गए, तो हमको सेम सिचुएशन में, मान लो ये वही वापस से ए सिचुएशन है, ठीक है, और ये वही वापस से, मतलब या फिर सेम सिचुएशन है पर हमको यहां उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट देखने को मिलेगा, यहां उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये रिस्पॉन्स में डिफरेंसेस क्यों आए, बिकॉज ऑफ सिचुएशन। क्लियर हो रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो या नहीं आ रहा है समझ में? देखो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कंफ्यूज होगे, वो मैं बोल दूंगी अगर कि कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपने देखा जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। वेल अपार्ट फ्रॉम दिस, एलपोर्ट को अब मैं सम अप करके आपको थोड़ा समझा रही हूं। आई होप सो मैंने जितनी चीज बोली वो आपको क्लियर है। देखो पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेट अप्रोचेस। ट्रेट क्या होते हैं, हमारी क्वालिटी। हमारी क्वालिटी हमारी लाइफ टाइम में 90% टाइम रहेगी। कभी कुछ ऐसी चीजें होंगी या लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, हम कुछ अलग चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, तब हमारे क्वालिटीज में चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर, दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू, फाइन। दूसरी चीज, जनरली हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम लोगों को उनके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी पर्सन को समझने के लिए। अब एलपोर्ट ने कैसे इन ट्रेट्स को यूज किया, एलपोर्ट ने ट्रेट्स को यूज किया कि एलपोर्ट ने कहा कि ट्रेट्स को अगर हम कैसे ट्रेट्स को समझेंगे ताकि हम पर्सनालिटी को समझ पाए, तो उन्होंने कहा देखो जो ट्रेट्स होते हैं वो डायनेमिक हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो सेम ही रहेंगे। सिमिलर डिफरेंट सिचुएशन में भी आपको कोई पर्सन का सेम ही ट्रेट देखने को मिलेगा। लाइक वो अपने स्कूल में भी ऑनेस्ट है, अपने घर में भी ऑनेस्ट है, अपने वर्क में भी ऑनेस्ट है, फाइन। लेकिन सिचुएशन जो होती है वो हमारे ट्रेट्स को, हमारी क्वालिटीज को चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम हमेशा बहुत ऑनेस्टी के साथ में काम करते थे अपनी वर्क प्लेस पे, ठीक है। इस जिस पर्सन की मैं बात कर रही थी जो अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने जॉब में बहुत ऑनेस्ट रहा, लेकिन उसने देखा कि इतनी ऑनेस्टी के बाद भी उसके जॉब में उसको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जैसा उसको चाहिए, तो उसने अपनी थोड़ा सा ऑनेस्टी की डिग्री को कम कर दिया, ठीक है। अब वो थोड़ा सा क्लेवर माइंड के साथ में अपना काम करने लगा। तो सिचुएशंस हमारे ट्रेट्स को चेंज कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं, डिग्री में चेंजेस हो जाते हैं, दैट इज पॉसिबिलिटी। और जब ऐसा होता है तो बहुत बार हम सिमिलर सिचुएशन में भी, मतलब ये सेम पर्सन अपने वर्क प्लेस पे और अपने घर पे ऑनेस्टी डिफरेंटली शो करेगा, उसका रिस्पॉन्स जो है ऑनेस्टी का वो अलग हो जाएगा। मतलब अपने ऑफिस में कम ऑनेस्ट रहेगा लेकिन घर में जितना ऑनेस्ट पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। तो समझ रहे हो कि सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे ट्रेट्स को चेंज कर देती हैं, फाइन, ये समझ में आया। बट 90% ऑफ द टाइम हमारे ट्रेट्स इजीली चेंज नहीं होते। उसके उन्होंने 3 कारण बताए या 3 कैटेगराइजेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा एक हमारे कार्डिनल ट्रेट है जिसके आसपास हमारी पूरी लाइफ चल रही है, वो कभी चेंज नहीं होंगे, महात्मा गांधी जी का नॉन वायलेंस। सेंट्रल ट्रेट वो होते हैं जो हमको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, क्वाइट परवेसिव होते हैं, लेकिन हमारे और क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, जैसे कोई हार्ड वर्किंग है, कोई ऑनेस्ट है, लॉयल है, डिलीजेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारे सेकेंडरी ट्रेट्स वो होते हैं जो कभी भी चेंज हो सकते हैं, जैसे आई लाइक मैंगोज टुडे, आई विल लाइक बनानास टुमारो, फॉर एग्जाम्पल, फाइन। तो ये हमारे ट्रेट्स होते हैं, ओके। और अगर हम इन ट्रेट्स को समझ जाएं तो किसी के बिहेवियर को समझना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। नाउ दिस इज एज सिंपल एज इट इज।
अब आई थिंक जितने डाउट थे अब तक जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं होगा, एंड यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ट्रेट अप्रोचेस और ये सारी चीजें क्या होती हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो मुझे पूछो, अभी तक जो पढ़ाया अब उसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में। फाइन, आगे बढ़े। समझ में आया तो बताओ कि हाँ मैम क्लियर हो गए सारे डाउट्स, अभी कोई चीज नहीं है। और अगर इजीली समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा है। फाइन, दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज कैटल पर्सनैलिटी फैक्टर्स, रेमंड कैटल। ठीक है, रेमंड कैटल। अब इन्होंने पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया और इन्होंने भी थ्योरी दी। देखो, ही बिलीव्ड दैट देयर इज अ common structure on which people differ from each other. This structure could be determined empirically, यानी experiences के through, experiments के through. He tried to identify the primary traits from a huge array of descriptive adjectives found in language. He applied a statistical technique called factor analysis to discover the common structure, and he found 16 primary or source traits. देखो, कैटल ने ये कहा कि एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है और ये कॉमन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, या देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर जिस पर हम पीपल एक दूसरे से डिफरेंट बनते हैं। आपको याद है मैंने ब्लॉक्स का एक चीज आपको पहले बताया था कि ब्लॉक्स को मिला के जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर है और इस एक स्ट्रक्चर पे मान लो ये कोई एक स्ट्रक्चर है, ये एक वो कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें हम पर्सन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लाइक ए बी से डिफरेंट है, बी सी से डिफरेंट है, सी बी से, ऐसे करके सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो कि ये कॉमन स्ट्रक्चर है क्या, एक्सपेरिमेंट करके। तो उन्होंने प्राइमरी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वगैरह जो लैंग्वेज में यूज होते हैं उन सबको यूज करके, और अपना पूरा स्टैटिस्टिकल टेक्निक वगैरह लगा दी, जिसको उन्होंने फैक्टर एनालिसिस कहा। ठीक है, जिसको इन्होंने फैक्टर एनालिसिस कहा। उन्होंने एक टेक्निक यूज करी इस कॉमन स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जिसे उन्होंने फैक्टर एनालिसिस कहा। और इस फैक्टर एनालिसिस के बाद में उन्होंने 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट्स के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बताया, 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट्स, इनको 16 पर्सनालिटी फैक्टर भी कहा जाता है। द सोर्स ट्रेट्स आर स्टेबल एंड आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। बिसाइड्स दीज देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट्स दैट रिजल्ट्स आउट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स। देखो, उन्होंने कहा एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है और ये कॉमन स्ट्रक्चर हमको एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। तो उन्होंने इस कॉमन स्ट्रक्चर को स्टडी करी, अपनी टेक्निक्स लगाई जिसको उन्होंने फैक्टर एनालिसिस कहा, और एनालिसिस करके उनको 16 फैक्टर या सोर्स ट्रेट्स के बारे में जानने को मिला। 16 फैक्टर या सोर्स ट्रेट्स के बारे में उन्होंने जाना। उन्होंने कहा कि ये जो सोर्स ट्रेट्स होंगे ये स्टेबल होंगे हमारी लाइफ में, और इसके अलावा एक सरफेस ट्रेट भी होगा। और सरफेस ट्रेट कब बाहर आएगा, जब सोर्स ट्रेट, ये जो 16 सोर्स ट्रेट्स हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। समझ रहे हो? देखो, इस कॉमन स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टडी किया। कॉमन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद में 16 ट्रेट्स उनको पता चले। इन ट्रेट्स को उन्होंने सोर्स ट्रेट्स कहा। क्या कहा? सोर्स ट्रेट्स। और उन्होंने कहा ये सोर्स ट्रेट्स स्टेबल रहते हैं, वैसे ही रहते हैं हमेशा अपनी लाइफ टाइम में। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पूरे 16 ट्रेट्स हैं। ये सब अपनी अपनी जगह पर स्टेबल हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी बीच में अगर इंटरेक्शन होता है, इनके इनके बीच में हो जाए, इनके इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाए, इनके इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाए, उस एक इंटरेक्शन के थ्रू सरफेस ट्रेट्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। Cattell described the source traits in terms of opposing tendencies, and he developed a test called 16 personality factor questionnaire for the assessment of personality. Now this test is widely used by psychologists. तो उन्होंने ये एक जो ट्रेट 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर बनाया था, सोर्स ट्रेट जो है वो अपोजिंग टेंडेंसीज होती थी, जो एक दूसरे के अपोजिट होती थी, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करती थी तो सरफेस ट्रेट्स जो है हमको देखने को मिलते थे। फाइन,
इसी को उन्होंने बाद में 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर जो है एक डेवलप किया ताकि वो पर्सनालिटी को समझ सकें। और इस एक 16 PF को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं पर्सनालिटी को समझने में। इससे ज़्यादा कैटल की थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आपको बस ये एक चीज़ नोट करनी है कि देयर वाज रेमंड कैटल जिन्होंने सोर्स एंड सरफेस ट्रेट्स के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि सोर्स ट्रेट्स अपोजिंग टेंडेंसीज होती है, ये लिखना है आपको, ठीक है। सोर्स ट्रेट्स अपोजिंग टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, और जब ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब सरफेस ट्रेट्स हमको देखने को मिलते हैं। इसे के थ्रू उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर को डेवलप किया था जिसके थ्रू आज पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं। दिस इज क्लियर, इसमें इतने चीज में तो डाउट नहीं है। इसके बाद देखो जो कैटल का ये 16 PF क्वेश्चन आयर है उसमें वो करते क्या है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर बना के रखे हुए हैं, तो ये ऐसे 1 2 3 4 पूरे ऐसे कैटेगरीज डिवाइडेड है 16 में, और फिर वो इन्हीं को जैसे आपसे टेस्ट लेंगे, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उन क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो आपके आंसर जो हैं वो एक एक कैटेगरी में जाएंगे। जैसे आपने कोई आंसर दिया तो वो कैटेगरी 2 में जाता है, आपने कोई आंसर दिया तो वो कैटेगरी 3 में जाता है, और फिर ऐसे करके आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू वो बताएंगे, ठीक है। तो आपके ट्रेट्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने ये 16 PF जो है या 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर को डेवलप किया है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो दी है आइसिंक ने, और जिसको बोलते हैं आइसिंक्स थ्योरी, ठीक है। H.J. Eysenck proposed that personality could be reduced into 2 broad dimensions। अब इन्होंने कहा पर्सनालिटी को समझाने के लिए, समझने के लिए इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी तो इन्होंने कहा पर्सनालिटी को 2 तरह से समझा जा सकता है, उसके 2 डायमेंशंस बना लो, एक बायोलॉजिकली बेस्ड और दूसरा जेनेटिकली बेस्ड। हर एक डायमेंशन सबस्यूम करेगा कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इन्होंने क्या कहा कि पर्सनालिटी के 2 डायमेंशन बनाएंगे, एक बायोलॉजिकल बना लेंगे, एक जेनेटिक बना लेंगे, ठीक है, और फिर जो है हम इन दोनों के ही अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स देख पाएंगे जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को बता सकते हैं। ये कौन कौन से डायमेंशंस हैं? तो पहला उन्होंने बताया न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। देखो, एक है न्यूरोटिसिज्म और दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी। वो ये बोलते हैं कि इसमें हम किन चीजों की बात कर रहे हैं कि लोगों का अपनी फीलिंग्स के ऊपर कितना कंट्रोल है, हाउ मच कंट्रोल पीपल हैव ओवर देयर फीलिंग्स। At one extreme of the dimension, we find people who are neurotic, they are anxious, moody, touchy, restless and quickly lose control. तो उन्होंने कहा एक अगर हम एक्सट्रीम डायमेंशन लें तो वो लोग हैं जो न्यूरोटिक हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूरोटिसिज्म के अंदर डाल रहे हैं। तो न्यूरोटिक जो लोग हैं वो कैसे हैं? जो बहुत ही एंशियस रहते हैं हमेशा और बहुत ही मूडी हैं, जब मन होगा तब वो चीज़ करेंगे, जब बात करेंगे तब नहीं होगा तो नहीं करेंगे, जब जो मन होगा तब वो काम करेंगे। बहुत ही टची है हमेशा, जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज या बहुत ही टच कर करके चीज़ों के साथ में जो है कोई भी काम करते हैं या बात करते हैं। रेस्टलेस हैं और बहुत ही जल्दी अपना कंट्रोल जो है उसको लूज कर देते हैं, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं। At the other extreme lie people who are calm, even tempered, reliable and remain under control। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इमोशनल हैं, तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी है तो मतलब वो हमेशा काम रहेंगे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा नहीं आएगा, अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखते हैं और हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, रिलायबल रहेंगे और चीज़ों को जो है बहुत ही कामनेस के साथ में हैंडल करेंगे। So on one extreme side we have neurotic people and on the other extreme side we have emotionally stable people। तो एक ये कैटेगरी उन्होंने बताई कि इस तरह से अगर हम एक जो बायोलॉजिकली और जेनेटिक बेस्ड हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी के बेसिस पर ट्रेट्स का पता लगाएं तो न्यूरोटिक कौन होंगे और इमोशनली स्टेबल कौन होंगे, वो यहाँ पर हमको आइसेंक ने एक्सप्लेन किया। दूसरा जो डायमेंशन उन्होंने लिया उसमें उन्होंने बताया एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, जिनको हम एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। कौन होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स? देखो, एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो सोशली आउटगोइंग होते हैं और इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो सोशली विथड्रॉन होते हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनको
हमेशा जो बहुत ही एक्टिव रहते होंगे, हमेशा उनके खूब सारे फ्रेंड्स रहते होंगे, हमेशा सबसे बात करते होंगे, इंटरेक्ट करते होंगे और उनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो सोशली आउटगोइंग हैं, जिन्हें आप एक्सट्रोवर्ट या एक्स्ट्रावर्जन बोल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, सहमे घबराए से, रिजर्व्ड टाइप ऑफ, ज्यादा लोगों से बात नहीं करना, ज्यादा किसी से मिलना नहीं, अकेले अकेले रहना, ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दो तरह की कैटेगरी उन्होंने बताई। एक उन्होंने न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनली स्टेबिलिटी, इसकी बात करी। दूसरी उन्होंने एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन की बात करी। तो उन्होंने ये कहा कि ये दो डायमेंशंस के थ्रू हम लोगों की ट्रेट्स के बारे में पता कर सकते हैं जो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड होते हैं। In a later word, Eysenck proposed a third dimension called psychoticism versus sociability. फिर उन्होंने एक थर्ड डायमेंशन दिया जिसमें उन्होंने साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी की बात करी। तो उन्होंने कहा कि विच इज कंसिडर टू इंटरेक्ट विद द अदर टू डायमेंशंस मेंशन्ड अबव। जो अभी तक हमने दो डायमेंशंस पढ़े, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, इन दोनों के साथ में जो इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है, विच इज कंसिडर टू इंटरेक्ट विद दी अदर, जो दूसरी आपने अभी तक यहाँ पर डायमेंशंस पढ़े, जो इनके साथ में इंटरेक्ट करेगा, वो साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी डायमेंशन उन्होंने दिया। देखो क्या है, अ पर्सन हु स्कोर्स हाई ऑन साइकोटिसिज्म डायमेंशन टेंड्स टू बी हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। जो पर्सन के अंदर साइकोटिसिज्म होता है वो लोग सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं करते, इवन एंटी सोशल होते हैं, उन्हें किसी से बात करना, किसी के साथ में मिलना जुलना, ये चीजें पसंद नहीं होती, और वो बहुत ज्यादातर ईगो सेंट्रिक होते हैं। उनका जो ईगो होता है वो बहुत ही सुप्रीम होता है, वो उसको कभी हर्ट नहीं होना चाहिए, और मतलब ईगो किसी का ही हर्ट नहीं होना चाहिए, बट वो उस चीज को लेके बहुत ही पजेसिव होते हैं, हाईली पजेसिव होंगे और हॉस्टाइल। मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्से में, हमेशा चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा जो है मतलब इस तरह से रिएक्ट वो करेंगे। और सोशेबल कौन है, जो सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट कर जाएंगे, तो वो बाद में उन्होंने तीसरी कैटेगरी दी। अब यहाँ पे इन तीन चीजों के थ्रू आइसेंक ने हमको क्या एक चीज एक्सप्लेन करी कि कैसे आप लोगों के स्पेसिफिक ट्रेट्स को समझ सकते हो इन डायमेंशंस के थ्रू। क्लियर? इसके बाद आइसेंक ने एक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर बनाया, दैट इज द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर स्टडिंग दीज डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर है, ये मैं आपसे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर दोगे। आपका जो आंसर होगा उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगी आप न्यूरोटिक हो, इमोशनली स्टेबल हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, साइकोटिक हो, या फिर आप जो है सोशेबल हो। क्लियर? तो ये हमने ट्रेट्स बना लिए। अब इन ट्रेट्स के मतलब क्वेश्चंस के बेसिस पर हम आपको इन ट्रेट्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। फाइन। The trait approach is very popular and many advances in this respect are taking place. These are beyond the scope of present studies. अब ये जो पर्सनालिटी क्वेश्चनायर वगैरह हैं, ये बहुत ही पॉपुलर हैं और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट इनको यूज़ कर रहे हैं। A new formulation has also been advanced that provides a novel scheme of organizing traits. इसके अलावा एक और फॉर्मुलेशन है, एक और तरीका है जिसके थ्रू हम ट्रेट्स को समझ सकते हैं, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट आई एम होपिंग कि दिस मच इज प्रिटी मच क्लियर टू यू। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा रिकॉल करें अभी तक जो भी पढ़ा था। आगे हम ये पढ़ेंगे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। देखो मैं थोड़ा सा आपको समराइज करूं चीजों को। सबसे पहली चीज ट्रेट्स क्या है वो आपको क्लियर है। एल्पोर्ट ने ट्रेट्स को लेके जो थ्योरी दी कि ट्रेट्स को कैसे समझना है वो उन्होंने बता दिया कि ये 3 तरीका है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, जिनके थ्रू हम ट्रेट्स को समझ सकते हैं। कार्डिनल कौन से, जो हमारी लाइफ पूरी इन्हीं के आसपास रिवॉल्व कर रही है, जैसे हमने महात्मा गांधी का एग्जांपल लिया, हिटलर का एग्जांपल लिया, हरीश चंद्र का एग्जांपल लिया। सेंट्रल वो होते हैं जो थोड़े लेस परवेसिव होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में इनका भी मेजर रोल होता है, और जनरली ये वो टेंडेंसीज या ये वो ट्रेट्स होते हैं जो जिनके बारे में सबको नहीं पता होता, बट हमें हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स वगैरह जो भी होते हैं, जो हमको जानते हैं, उनको पता होता है। सेकेंडरी वो हो गए जो आपके प्रेफरेंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे आपको मैंगो पसंद है, अब इतने सारे फ्रूट्स हैं लेकिन आपको मैंगो पसंद है, वो आपका प्रेफरेंस है, तो ये आपके सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। ये ट्रेट्स को अगर हमने समझ लिया तो हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को भी बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, और बेसिकली जो ट्रेट्स का पूरा कंसेप्ट है वो किस एक चीज पर बेस्ड है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था,
डायनेमिक इन नेचर एंड वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब, आप वर्ड्स जो यूज कर रहे हो उस वर्ड्स के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो किसी के पर्सनालिटी को। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि कोई पर्सन ऑनेस्ट है, तो अगर वो ऑनेस्ट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको मतलब ये चीज समझ में आ जाएगी कि वो सच ही बोलता होगा, वो कभी किसी के साथ में धोखा नहीं करता होगा। तो आप उस वर्ड के थ्रू उसके पूरी पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकते हो। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और वो हमेशा लोगों के साथ में इजीली इंटरेक्ट कर पाता होगा, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचता होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, उस एक वर्ड को यूज करके, उसकी पर्सनालिटी का जो भी डिस्क्रिप्शन था उसके एक वर्ड को यूज करके हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को एनालाइज करें। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलेंगे, है ना। आप मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स का आपको एग्जांपल दिया ना कि एक एक ब्लॉक को हम जो है इस तरह से बनाते हैं कि एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑनेस्टी का, तो ऑनेस्टी के साथ में उसमें क्या क्या होगा कि वो हमेशा सच बोलेगा, ये एक ब्लॉक आपने लगा दिया। अब वो हमेशा जो है अपने काम में लॉयल रहेगा, ये एक और आपने ब्लॉक लगा दिया। अब वो ऑनेस्ट है तो वो हमेशा जो है मतलब मैं जैसे कि मैंने आपको क्वालिटीज बताई कि वो हमेशा जो है अगर ऑनेस्ट है तो हमेशा सच्चाई ही बोलेगा, कभी किसी के साथ में धोखा नहीं करेगा। तो ऐसे करके आपने उसका पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया। टाइप अप्रोचेस लेकिन क्या बोलते थे कि एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी ये है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप इस कैटेगरी में आ गए, अगर ये क्वालिटी है तो आप इस कैटेगरी में आ गए। लेकिन ट्रेट क्या बोलता है, आपके किसी क्वालिटी को लेके हम आपकी पूरी पर्सनालिटी बता देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो ट्रेट्स होते हैं वो मोर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ट्रेट्स कैसे होते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ऑनेस्टी की बात करी हमने, एक्सट्रोवर्ट की बात करी और फिर वहीं से पूरी पर्सनालिटी बना दी। लेकिन जो टाइप अप्रोचेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो एज अ होल चीजों को समझते हैं। ये क्लियर है आपको चीजें, ठीक है। ट्रेट्स क्या होते हैं वो क्लियर है आपको, क्वालिटी की बात जहां पर हम कर रहे होते हैं और आपकी उस क्वालिटी से हम आपकी पर्सनालिटी को समझ लेते हैं, दैट इज ट्रेट। जहां पर हम टाइप अप्रोचेस में ये बात करते हैं कि अगर ये एक पर्सन है तो इसको देख के हमको इसके बारे में जो जो चीजें जानने को मिल रही हैं वो इसकी पर्सनालिटी को दिखाएगा। वही ट्रेट अप्रोच ये कहता है कि अगर ये एक पर्सन है और अगर हमने इसकी इस एक क्वालिटी के बारे में जान लिया तो हम इसकी पूरी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आया ट्रेट और टाइप का डिफरेंस और ट्रेट क्या होते हैं। एलपोर्ट ने इन तीन के थ्रू समझने की बात करी, कैटल ने अपना एक खुद का क्वेश्चनायर बनाया और उस क्वेश्चनायर के बेसिस पर उसने बताया कि कैसे हम जो है एक पूरी पर्सनालिटी को बता सकते हैं उस क्वेश्चनायर के थ्रू, जिसमें उन्होंने सोर्स और सरफेस इन चीजों की बातें करी। आइसेंक ने जो बताया वो क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी को समझने के लिए आप तीन डायमेंशन देखो, एक न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक आपका एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन और तीसरा आपका साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबल। तो ये ट्रेट्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप किसी की पर्सनालिटी को बता सकते हो। हम क्या कर रहे थे, पर्सनालिटी को स्टडी कर रहे थे। क्यों करना है, ताकि उसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए तो बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इन्होंने वो तरीके, वो अप्रोचेस बताए हैं जिसके थ्रू आप पर्सनालिटी को समझ सकते हो किसी के। नाउ दिस इज क्लियर टू यू, फाइन, आई होप सो। यहां तक जितनी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं वो आपको समझ में आ गई हैं और वो आपको क्लियर हैं और नोट्स आपने बनाए होंगे। मैंने सारे नहीं बनवाए लेकिन मैंने आपको बता दिया कहाँ कितनी कितनी चीजें आपको नोट करनी है। क्लियर, इसमें अब कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, फाइन। तो लास्ट वाले पर आ जाएं, 5 फैक्टर पर्सनालिटी पे। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बुक में ही एक बॉक्स बना हुआ है उसमें दी हुई है, आपको उसमें से इसको रीड करना है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो, द controversy regarding the number of basic personality traits has taken an interesting turn in recent years, and Paul Costa and Robert McRae have examined all possible personality traits. देखो, जब हमने टाइप अप्रोचेस पढ़े थे तब हमने यही चीज डिस्कस करी थी कि आप अगर पर्सनालिटी के सर्टेन एस्पेक्ट्स को लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो बड़ा ही ऑनेस्ट है लेकिन वो हमेशा लेजी रहता है, उसकी लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन ही नाम की चीज ही नहीं है, पर ऑनेस्ट होने के साथ साथ में वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन भी है। अब मैंने इसकी 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव क्वालिटीज बता दी। मैंने आपसे कहा कि ये ऑनेस्ट भी है ना, ये ट्रस्टवर्दी भी है, पर ये बड़ा ही लेजी है और इसकी लाइफ में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। क्लियर, तो मैं क्या करूंगी इसकी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस का, क्लियर। लेकिन अगर अब मैं यहां पर सिर्फ एक एस्पेक्ट को लूं, ऑनेस्टी, और फिर मैं बता दूं इसकी पूरी पर्सनालिटी को, तो क्या ये इसकी पूरी पर्सनालिटी को दिखा देगी? ऑब्वियसली नहीं दिखाएगी। सेम चीज ट्रेट अप्रोचेस में भी हुई।
है ना, जो चीज टाइप के साथ में हुई थी वही ट्रेट के साथ में भी हुई थी। एक ट्रेट के साथ में आप पूरी पर्सनालिटी कैसे बता दोगे? क्लियर? तो ये दिक्कतें थी, तो बड़ी कंट्रोवर्सी वगैरह जो है वो चलने लगी बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेके कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। अब इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्न हुआ जब पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैकरे ने अपना 5 फैक्टर मॉडल दिया। अब इसमें इन्होंने जितनी भी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उन सबको एग्जामिन कर लिया और इनकी फाइंडिंग ने एक पूरा सेट बनाया, जितने भी पूरे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जितने भी, सबको लिया और इनने एक 5 फैक्टर्स बनाए। 5 फैक्टर्स का एक पूरा सेट बनाया जिन्हें बिग 5 फैक्टर्स भी कहा जाता है। लिखना है इसको, ठीक है? जिन्हें क्या कहा जाता है? बिग 5 फैक्टर्स। अब ये कौन से बिग 5 फैक्टर्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू दीज 5 फैक्टर्स। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नंबर 1। सबसे पहला कौन सा है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। Those who score high on this factor are imaginative, curious, open to new ideas and interested in cultural pursuit. In contrast, those who score low are rigid. उन्होंने कहा लाइफ में कौन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है। एक्सपीरियंस करने का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन जो है वो, मतलब एनुअल फंक्शन के लिए प्रिपरेशन चल रही है। मैंडेटरी नहीं है सबका पार्टिसिपेट करना, लेकिन स्टिल जो है वो एनुअल फंक्शन का पूरा प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टीचर्स ने कहा है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इफ़ यू वांट टू सो यू कैन पार्टिसिपेट इन इट। ओके, साथ ही साथ में 2 महीने बाद स्कूल में एग्जाम्स भी हैं। फाइन। इसके अलावा स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें आप लोग सभी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बस थोड़ा ऑडिशन वगैरह होगा बट उसके बाद में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। आपने कहा यार स्पोर्ट्स में तो मैं उतना ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, लड़की हो चाहे लड़का जो भी, ठीक है। आपने कहा स्पोर्ट्स में तो मैं उतना ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, एनुअल फंक्शन में अगर मैं पार्टिसिपेट कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी। ये कुछ थॉट्स आपके मन में चल रहे थे, बट स्टिल आपने कहा ये चीज़ कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तो 2 महीना है, टीचर्स भी उतना प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो मतलब करवाएंगे, तो हम भी प्रिपरेशन कर लेंगे। या आपका अपना पर्सनल थॉट था, आपने इस एक चीज़ को सोचा कि प्रिपरेशन कर लेंगे एग्जाम की, एनुअल फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस करते क्योंकि स्कूल की ये चीज़ है, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेट्स डू इट। और साथ ही साथ में भले स्पोर्ट्स में मैं कैसा भी हूँ लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, एक बार क्या पता मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ और मौका भी मिल रहा है, इट्स एन ओपन, सो मैं भी जाके जो है अपना एक तरीके से डेमो वगैरह दे देता हूँ और मैं भी जो है पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। आपने तीनों चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लिया। एक कोई था जिसने कहा मेरे को तो स्पोर्ट्स, भले उसको आता भी था बट स्टिल उसने कहा कि मुझे तो स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट करना और एनुअल फंक्शन तो वेस्ट ऑफ टाइम है, सो लेट्स गो ऑन, मतलब गो एट होम एंड जस्ट डू आवर स्टडीज। फाइन, कोई भी कहीं पर भी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। बट देयर इज अ पर्सन जो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहता है, जिसको स्पोर्ट्स भी चाहिए, जिसको एनुअल फंक्शन भी चाहिए, जिसको अपने स्कूल की पढ़ाई भी करनी है। ऐसे ही जब हम अपनी लाइफ के और फेजेस में आते हैं, मतलब स्कूल के बाहर भी जो पूरी दुनिया होती है, ठीक है, जब हम इन चीज़ों में आते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम उन चीज़ों से पीछे हट जाएं कि नहीं हमको उतना ज़्यादा जो है इंटरेक्ट नहीं करना है, हमको इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होना है, और वहीं दूसरी तरफ जो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता है, जो उनको करना चाहता है, तो एक पर्सन वो है जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो है और एक पर्सन वो है जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई है। जो पर्सन लो है, ठीक है, वो अब बिल्कुल इसका अपोजिट होगा एज कंपेयर टू दोज जो हाई है। तो दोज हु स्कोर हाई वो कैसे हैं? इमेजिनेटिव, चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं कि आगे लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, कैसी होंगी, हमको कैसे करना है, लंबी जो है मतलब सोच अपनी रख रहे हैं। क्यूरियस हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नए नए आइडियाज़ को फील करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, खुद से भी अपने दिमाग को यूज़ करना चाहते हैं और कल्चरल परस्यूट्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो लो होते हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं कि वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, वो इतने क्यूरियस नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? फाइन, तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस समझ में आ गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही, जो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, फन लविंग होते हैं, ये सारे के सारे एक्स्ट्रावर्जन या एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है बाहर जाना, घूमना, लोगों से बात करना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें। और इनके अपोजिट जो होंगे वो कौन होंगे? जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, जो जनरली शाय हैं,
शर्मीले हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, जिनको इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, शांत शांत रहते हैं, बाहर नहीं जाते, अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। फाइन, सो ये एक्स्ट्रावर्जन हो गए। थर्ड ट्रेट उन्होंने बताया एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस तो आई थिंक नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को एग्री करना। देखो, ये फैक्टर ऐसा होता है या उन लोगों को कैरेक्टराइज करता है जो बड़े ही हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग और नर्चरिंग नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये कि जो आपको हेल्प करेंगे आपकी चीज़ों में, जो आपको कोऑपरेट करेंगे, हमेशा आपकी कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ में हमेशा मिलजुल के काम करेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, वो एग्रीएबलनेस का कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। और जो इसके अपोजिट होते हैं वो जनरली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और चीज़ों को लेके हॉस्टाइल होते हैं। अगर कोई ज़्यादा उनसे फ्रेंडली भी होता है तो वो उसमें भी उनको गुस्सा आने लग जाती है कि ये इतना ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश क्यों कर रहा है। फाइन, तो ये एक एग्रीएबलनेस भी जो है क्या होता है, फैक्टर होता है पर्सनालिटी का। न्यूरोटिसिज्म मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो जनरली इमोशनली अनस्टेबल होंगे, एंग्शियस रहेंगे, हमेशा चिंता लगी रहेगी किसी चीज़ की, डर रहेगा, डिस्ट्रेस फील करेंगे, हाइपर टेंशन हो जाएगा, वो आपके न्यूरोटिक हैं। और इसके अपोजिट जो होते हैं वो वेल एडजस्ट कर लेते हैं, इमोशनली स्टेबल लोग। कॉन्शाइशियसनेस या कॉन्साइंटियसनेस, ठीक है, ऐसे इसको वो करेंगे प्रोनाउंस। तो जो भी इसमें हाई होते हैं वो जनरली अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग और सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, जो जनरली लोगों के ऊपर डिपेंडेबल भी होते हैं, ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। और जो इसके अपोजिट होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं। क्लियर? तो 5 फैक्टर्स उन्होंने बताए और इन्हीं 5 फैक्टर्स को हमको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। तो अगर 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल के बारे में वो बोलते हैं तो आपको ये सारी चीजें लिख देनी है। देखो क्या क्या उन्होंने बोला, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके बाद में क्या था मैं ही भूल गई हूँ, हाँ, ओपननेस टू एक्सपीरियंस या एक्स्ट्रावर्जन, ओके, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म एंड कॉन्शाइंशियसनेस, सी, ठीक है, क्लियर? मैंने ऐसे क्यों लिखा है, देखो अब इन वर्ड्स से एक मैजिकल वर्ड बनाए, OCEAN, ये हो गया याद करने का तरीका। क्लियर? फाइन, तो ये 5 चीजों की बात उन्होंने करी है। कौन कौन सी? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। ये 5 फैक्टर्स जिसके अंदर होंगे या इन 5 फैक्टर्स को यूज करके आप किसी की पर्सनालिटी को समझ सकते हो, आप किसी की पर्सनालिटी को इजीली स्टडी या अंडरस्टैंड कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? फाइन, so this 5-factor model represents an important theoretical development in the field of personality and it has been found useful in understanding the personality profile of people across cultures. तो इनके थ्रू जो है हम लोगों की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो है पर्सनालिटी के फील्ड में। साथ ही साथ में अगर आपको किसी की पर्सनालिटी को डिफरेंट कल्चर्स में भी समझना है तो भी हम 5 फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। While it is consistent with the analysis of personality traits found in different languages, it is also supported by the studies of personality carried out through different methods. अब यहाँ पे पर्सनालिटी का एनालिसिस डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी किया जा सकता है और साथ ही साथ में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू भी किया जा सकता है। Hence, it is now considered to be the most promising empirical approach to the study of personality. तो इस तरह से पर्सनालिटी की स्टडी, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज भी देख सकते हैं, कल्चर भी देख सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ में एम्पायरिकल अप्रोच है पर्सनालिटी को स्टडी करने का, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच है। फाइन, क्लियर? मतलब आप यहाँ पर अपना एम्पायरिकल जो है वो यूज करके क्या कर सकते हो, पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकते हो। आई होप सो दिस इज ऑल्सो मच क्लियर टू यू। फाइन, तो 5 फैक्टर समझ में आ गए। 5 फैक्टर्स को याद करने का एक तरीका बता दिया, ओशन, ऐसे करके याद भी हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो कभी कभी क्वेश्चंस में आ भी सकता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी चीज में, पर्सनालिटी को समझ में या किसी भी चीज में? आई होप सो ये जो सारे ट्रेट अप्रोचेस थे ये आपको क्लियर हो गए। एल्पोर्ट ने क्या बोला, कैटल ने क्या बोला, आइसेंक ने क्या बोला, फिर उसके बाद में 5 फैक्टर पर्सनालिटी आई तो पॉल कास्टा और मैकफेर ने बताया हमको, तो वो भी हमने डिटेल में समझ लिया, हमने ट्रेट्स भी समझ लिए।
मतलब एक अच्छे खासे लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हमारी कवर अप हो गई हैं, ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, आपको ये पूरे टॉपिक को एक बार रीड करना है, और अगर आपको कहीं पर कोई सी चीज समझ में नहीं आ रही है, इतना मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उस चीज का डाउट पूछोगे, आपके सारे डाउट्स को भी मैं आंसर कर दूंगी। बस आपको अच्छे से इसको एक बार रीड करना है और सारी चीजों को अपने हिसाब से एक बार अच्छे से सेट करके समझना है। नोट्स बनाने हैं, अगर अभी भी नहीं बनाए थे तो अब बना लेना, खुद से बना लेना, अभी तो मैं बनवा रही थी, अब आपको जैसे बेटर लगे उस हिसाब से बना लेना, पर नोट्स बना के इसको रीड करके और अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। डाउट है तो मुझसे बिल्कुल पूछो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट आई होप सो जितना मैंने अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियर है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो पूरे चैप्टर में से ही, बट अभी अच्छे से ध्यान से पढ़ो और समझो कंसेप्ट्स को। और अगर जल्दबाजी में आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। सो आराम से पढ़ो चीज़ों को, एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट करो, अपने खुद से एग्जाम्पल्स बनाओ। और इसी के साथ में आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जाते जाते बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। सो इसको जैसे ही आप एंटर करते हो गूगल पे, आपके सामने हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे टॉपर्स, इवन हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आपको जस्ट जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट स्टडी करना है, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। तो सीक्वेंशियल मैनर में सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करते जाओ और सारी चीजें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अगेन विथ 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। हम ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे, ना ही आपसे कोई पेमेंट लेंगे। सो बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। और आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आप राइट साइड में देखोगे टॉप पर एक रेड कलर का आइकन है, उसको क्लिक करते हो तो मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। साथ में नोट्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और जो मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स एंड ई बुक्स हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के, जिनमें हाई क्वालिटी कंटेंट है विद डिफरेंट कैटेगरीज, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो, जिसका लिए आपको एक फॉर्म भरना है जो डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको मिल जाएगा और हमारी टीम फिर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। सो ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करो और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर दो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू वेरी मच।